ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है? वीडियोस का और ये ब्लैकमेलिंग का मामला इतना तूल पकड़ गया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बच्चियां भी बहुत बेहतियाती कर रही हैं इस मामले में। दो शादियां आपने की हुई हैं, उसके बावजूद आप इतने काम करते हैं। इसमें दोनों खवातीन का बहुत बड़ा क्रेडिट। अच्छा, लाइफस्टाइल कैसे कर प्राइवेट जेट्स में सफर किया हुआ है मैंने, हेलीकॉप्टर राइड्स, जब मेरा दिल चाहता था मैं बाहर जाता था, हर जगह पे। लोग जानना चाहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना। इमरान खान साहब यहाँ मौजूद थे, जवान पार्क हो रहा था, उनकी गिरफ्तारी, उनकी रिहाई, उन पर पर्चा, उन पर मुकदमात, उनके साफी अंदर। आप इमरान खान उनके हवाले से जितनी बात हो सकती है, मरियम नवाज में तो मुआवजा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल प्लस। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। आज हम मौजूद हैं सैयद इकरारुल हसन के घर के बाहर। उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने पैसे कमाते हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में रहते हैं। तो उनसे बात करते हैं, क्या वो तनकीद से थकते नहीं हैं। चलिए इकरारुल हसन से मुलाकात करते हैं। बड़े बड़े जो मुफ्ती हैं, कल भी एक मैं वायरल क्लिप देख रहा था, जब बात बीवी की आती है तो वहाँ पे वो घबरा जाते हैं। मुफ्ती मसूद साहब के किसी ने पूछा, इंडिया से किसी ने मसला पूछा कि बीवी को काबू करने का कोई टेक्निकल तरीका बता दे, तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें पता चले मुझे बता देना। तो माशाल्लाह दो शादियां आपने की हुई हैं, उसके बावजूद आप इतने काम करते हैं, तो क्या किस तरीके से आप लाइफ को लेकर चलते हैं? आप देखिए ना, फिर आप कह रहे हैं मैं तनकीद से घबरा दूं, जब मैं इस काम से नहीं घबराता तो मैं तनकीद से क्यों घबराऊंगा? ट्रेनिंग आपके घर से हुई है। नहीं, बट ये मैं हमेशा कहता हूँ, और इसमें कोई ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, इसमें दोनों खवातीन का बहुत बड़ा क्रेडिट है। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में इतनी ईज़ दी है, इतनी आसानी दी है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर घर में सुकून है और इत्मीनान है और उसमें मेरा कोई क्रेडिट है कि मैं इंसाफ रखता हूँ या मैं कोई ज़ीरो, सिर्फ इसलिए कि वो इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने कभी कोई मुकाबला, कोई मुआजना, कोई तकाबुल, कोई लड़ाई, कोई इस तरह की ज़िंदगी मुझे पता ही नहीं कि क्या होता है ना। ये कोई लड़ाई के कितने दिन कहाँ रहना है और मेरे पास ये है तो उसके पास ये नहीं है, तो वहाँ कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि खाली पर्सनल लाइफ अपनी मैनेज करते हैं। मैनेज करता ही नहीं ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये बस ये हो रही है खुद ब खुद ही। और मैनेज तब आप करते हैं जब आपको होता है कि यार ये शिकवा करेगा या ये शिकवा करेगा या उसकी तरफ से शिकायत होगी। उनको शिकायत नहीं है तो फिर आप जन्नत में आप मालिक का मैंने कोई मुझे वाक़ई लगता है कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम किया कि अल्लाह ने, ये मुझे अल्लाह की मेहरबानी है कि मैंने एक फ़ैसला कर लिया और करना पड़ा उन हालात में मुझे। वो अगेन एक पर्सनल चीज़ है जो शायद मैं नहीं शेयर कर सकूं। मगर जब मैंने कर लिया तो अल्लाह ने मेरे लिए फिर बड़ी आसानी पैदा कर दी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी भी ये कहता नहीं हूँ, रिकमेंड नहीं करता कि प्लीज़ आप दूसरी शादी करें, खुदा का वास्ता नहीं। इस सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, वही बात तनकीद करते हैं। नहीं, क्रिटिसाइज से मुराद है कि हम नॉर्मली क्या, दूसरी शादी का मतलब है पहले बीवी बच्चे छोड़ देना। दूसरी शादी का मतलब ये है कि वो एक अजीब व गरीब सी कैफियत है, लड़ाई है, झगड़े हैं। तो यहाँ पे हर किसी को ऐसे अल्लाह के तोहफे जो है ना वो नहीं मिल सकते कि जो प्लीज़ ये मेरा नहीं ख्याल सोसाइटी में करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ मुझसे ये हो गया उस सूरत हाल में। ये भी नहीं कहूँगा कि गलत फैसला था, अल्लाह ने उसको अच्छा साबित कर दिया उस फैसले को मेरे लिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी। ठीक है इकरार भाई, लोग समझते हैं क्योंकि जब मैं छोटा था, अब भी मेरे ख्याल से जो मेरी जो शक्ल सूरत है और आपकी शक्ल सूरत है, हम छोटे भाई लग रहे हैं, कोई 1-2 साल का फर्क लगेगा, लेकिन मैं वाकई छोटा था जब सरेआम आप किया करते थे। तो तब से लेकर अब तक बहुत बड़ा बना दिया मुझे। नहीं, मैंने बनाया नहीं, मैंने बता दिया वाकई। तो तब से लेकर अब तक आप काम कर रहे हैं, तो लोग देखते हैं कि यार इकरारुल हसन का लाइफस्टाइल बड़ा डिफरेंट होगा, कोई बॉडीगार्ड साथ होंगे, कोई बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लाइफस्टाइल कैसे इकरारुल का? नहीं, देखिए अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है जो मैं तसव्वुर कर सकता हूँ। देखिए मेरी जो किसी इंसान की ख्वाहिश हो सकती है ना, मैंने प्राइवेट जेट्स में सफ़र किया हुआ है, मैंने हेलीकॉप्टर राइड्स, जब मेरा दिल चाहता था मैं बाहर जाता था, हर जगह पे मैंने दुनिया की महंगी 3 गाड़ियाँ ड्राइव की हुई हैं, चाहे वो लैम्बोर्गिनी है, चाहे वो रोल्स रॉयस है, चाहे वो फरारी है। मैंने प्राइवेट यार्ड्स में जो ज़िंदगी में कोई लग्जरी सोच सकता है, बिकॉज ऑफ अल्लाह ने इज्जत दी है, लोग, दोस्त, अहबाब, दोस्तियाँ दुनिया भर में हमने वो किया अपने पैसों से। नहीं, लोग कहेंगे पता नहीं क्या, हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं कर सकते थे अपने पैसों से। मतलब मैंने शायद बताया भी था कि एक वक्त में, आज से 3-4 बरस पहले की जो मैंने वीडियो की थी, उसमें भी 1.5-2 करोड़ रुपए का टैक्स में देता था साल का। तो टैक्स का मतलब ये कि आपकी लीगल ये डिक्लेयर्ड इनकम है ना, जिसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, और वो बता रहे हो अगर वो आपने स्मगलिंग से की हुई है या ब्लैकमेलिंग से ली हुई है या किसी को, तो वो तो अल्टीमेटली आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप 1.5-2 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं, शायद व्लॉग होगा कहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि आपकी अल्लाह ने कोई अच्छी रिस्क के कुछ वसाइल बनाए हुए हैं। अच्छा, वो मुझे कभी बताने में भी कोई मसला ना होता कि मैं ARY से क्या ले रहा हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि चूँकि दूसरे की भी वो क्या कहेंगे उसको, सीक्रेसी है इसके अंदर, कि अगर मैं तो बता दूं, लेकिन फॉर एग्जांपल इदारा मुझे क्या तनख्वाह दे रहा है या मैं किसके साथ क्या मामला कर रहा हूँ,
तो उसका भी एक प्रॉब्लम है ना, वरना बाकी लोग कहेंगे अच्छा इसको इतने दे रहे हैं तो हमें, तो मेरा ख्याल है वो उस सीक्रेट की वजह से, वरना मैं एक खुली किताब की मानंद होता शायद इस मामले में। कितनी गाड़ी हैं? दो गाड़ी नहीं, तीन गाड़ी हैं। तो कोई फॉर्च्यूनर, नहीं छोटी वो एक विगो, रेवो। देखिए क्यों लेते, शौक नहीं है? नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ, थक गया हूँ मैं असल में। थक गए? जब मैं 2012 में कराची में था तो फिर 2013 में मैंने वो वीगो डाले वाले रखना शुरू किए। अच्छा। मैंने वही अर्ज किया ना, वहाँ अमन कमेटी थी, यहाँ एमकेएम का मामला था, तो कराची में वहाँ पे जो सिंध के जो जीएस सिंध वाले, उनका अलग मामला होता था, शाही सैयद साहब वगैरह के अलग मामला होता। तो वहाँ तो आप पंक्चर वाले को भी अगर पकड़ते थे ना तो उसके पीछे कोई ना कोई सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज और कोई ना कोई पार्टी होती थी उस वक्त में। तो बड़ा खौफनाक काम था उस जमाने में। अगर हमने कराची में काम किया, पता नहीं क्यों जिंदा बचा हुआ, मुझे नहीं पता। तो तब यस मेरे पास गार्ड्स होते थे, मैं भी 4-6 गार्ड्स के साथ मूव करता था। फिर मुझे अपने से ज्यादा बेटे की, बच्चे की सिक्योरिटी का होता था, तो उसके साथ भी 4 गार्ड्स जाते थे ऑफिस। तो उस जमाने में मैंने भरपूर, जब तक मैं कराची में था, मैंने 8-10 गार्ड्स होते थे। बहुत बड़ी खबर बनी थी कि इकरारुल हसन लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या मामला था? लाहौर क्यों शिफ्ट? नहीं, लाहौर मेरा शहर है ना, मैं यहाँ पला बढ़ा। एक वक्त मैंने जो स्कूलिंग का था वो फैसलाबाद में गुजारा, एक गांव में। अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ था, मेरे ननिहाल, मेरे ददियाल, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरा सब कुछ जो है वो लाहौर में था। लाहौर में था। अच्छा, आज भी जितना आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो सारा आपका जो ये जर्नलिज्म है यही है या कोई और बिजनेस? नहीं, बीच में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता हूँ। यानी मुझे लगता है कि जो चीज़ें मेरे कॉज से मुताल्लिक हैं और उसमें रिस्क हलाल है, तो कुछ ना कुछ उसमें, मिसाल के तौर पे एक परफ्यूम है जो जे डॉट के साथ हमने किया था, उसकी एक छोटी सी रॉयल्टी वो आती रहती है। फिर जो रेस्टोरेंट था हमारा कराची में, वो तो हमने बंद कर दिया, लेकिन उसकी 2 आउटलेट्स पाकिस्तान से बाहर हैं, ब्रेडफोर्ड में। और ठीक है, उससे थोड़ा जी पाक कुजीन, वो पाकिस्तान का मेरा था कि पाकिस्तानी खाने बाहर जाने लोग, जिस तरह टर्किश फूड दुनिया भर में फेमस है, तो उस मकसद के लिए किया। लेकिन फिर कोविड ने उसको बड़ा मुतासिर किया, उस पूरी। ठीक है। तो वो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है हर एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे कमाते हैं। लेकिन यार लेकिन बता नहीं सकते। अब बताऊं मैं आपको, अभी मसला ये है कि इस वक्त हालत ये है कि जितने भी कमाते हैं ना, 10-15 दिन में पहले महीने के खत्म हो जाते हैं। क्या मतलब? महंगाई की सूरत हाल है, खर्चे आपके ज्यादा हैं, घर भी शायद कमाई कम हो गई है, उसकी वजह भी है शायद। घर की तामीर पे पैसे जरा ज्यादा लग रहे हैं रेगुलरली। अब तो बड़े बुरे हालात हैं इस वक्त। फिर वही बात, महंगाई बहुत हो गई, अल्लाह हिदायत दे। मतलब अब हम समझ जाएं कि इकरारुल हसन जैसे जो मैंने इस पे व्लॉग्स भी किए कि भाई अब तो मेरी भी बस हो गई है। मतलब आपकी बस हो गई तो फिर आम आदमी का तो मैं अभी था एक जगह पे, एक पार्किंग में मिले, इकरार भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या बड़ा अच्छा यंग बच्चा था। भाई मैं कुछ नहीं कहता, ये मेरी 25,000 रुपये यहाँ तनख्वाह है और ये मेरा बिल जो है, उसने तस्वीर दिखाई 20,000 रुपये था, पिछला मैंने दे दिया था, अगले की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कुछ कर दीजिए। और फिर मैंने नंबर लिया उनका। तो ये ऐसे ही है। इकरार भाई, नौजवान जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, दो तरह के मैसेज हैं। एक तो वो है कि मैं आपसे कहूँ कि जनाब ठीक है, बस हक और सच की खातिर जान दे दीजिए, लड़ लें, मर जाएं, हक और ज़मीर की बात करें, ये बात ठीक है किताबी और अफसानवी तौर पे। लेकिन हमारे एक उस्ताद थे, सब जानते हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब। तो मैंने रिपोर्टिंग से आगाज़ किया, तो उस वक्त ब्यूरो चीफ थे लाहौर में। तो उन्होंने मुझे बैठा के पहले दिन कहा, मैंने ज़रा छक्के मारना शुरू किया। आते ही डिबेटर थे कॉलेज में, फैज़ को पढ़ते थे, इनकलाबी माहौल था गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको पता ही है कि। तो जब हम आए तो नसरुल्लाह साहब ने मुझे बैठा के समझाया कि बेटा 2 तरीके हैं, जर्नलिज्म को ना आपने T20 के तौर पे नहीं खेलना, टेस्ट मैच खेलना, कि आपने 2 छक्के लगाए और तीसरी गेंद पे आउट हुए और चले गए, ठीक है ना, ये नहीं करना। आपने फ़र्क अगर पैदा करना है तो फिर आपको विकेट पे खड़े रहना है। कहीं कुछ आपको चीज़ें मसलहत से गुजारनी है और जहाँ फिर आपको मार्जिन मिले, जहाँ कोई लूज बॉल मिले, उस पर आपको शॉट भी खेलना है, लेकिन खड़े रहेंगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे आप पर अल्टीमेटली कोई बर्डन आ जाता है या आप मुतासिर होते हैं उससे, तो फिर आप वो ताकतें और ज़्यादा मजबूत होती हैं कि जिनके खिलाफ आप बात करना चाहते हैं। उनका खौफ और ज़्यादा लोगों में सराहियत करता है या उनकी दहशत और ज़्यादा बैठती है। मेरे ख्याल तहम्मुल से, ठहराव से अपनी बात भी कहते रहे। और हम तो गुजर आए ना इस बात से कि लोग जब दुआ देते हैं ना कि जी इकरार भाई रोज़ा रसूल पे मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, तो आप रात सोचते हैं कि बस कल तो मैंने, मतलब जहाँ मैं दिल चाहेगा मैं जाके जो है ना वो, ताकि लोगों की तवक्कुआत पे मैं पूरा उतरता रहूँ। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, हमने भी की, मारे भी खाई, लेकिन जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना, मैं जिंदा बच गया हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कोई दुआ थी मेरे साथ। तो ये मेरा ख्याल है आपको सब देखभाल के, अपनी फैमिली को भी, अपने बच्चों को भी। और सब पहले भावलपुर, उसके बाद कराची में जो प्रिंसिपल स्कूल वाला वाकया हुआ, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है? और भी केसेस आपके सामने आए हैं? सिर्फ एजुकेशन नहीं, हमें, मैं आपको
बगैर किसी मुबालगे के बताऊं तो रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों कॉल्स मैसेजेस मौसूल होते हैं, फेसबुक पर भी, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी, व्हाट्सएप पर भी, जिनमें बच्चियां, पहला जुमला होता है मैं खुदकुशी कर लूँगी। अच्छा, हमारे हरास हो रही है वीडियोस का और ये ब्लैकमेलिंग का मामला इतना तूल पकड़ गया, और मैं आज से नहीं पिछले 5-7 बरस से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, हर दूसरे हफ्ते ब्लैकमेलर्स को पकड़ रहे हैं हम साइबर क्राइम सेल के साथ मिलकर, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बच्चियां भी बहुत बेहतियाती कर रही हैं इस मामले में, और चूंकि शायद कानून का खौफ नहीं है तो ये ब्लैकमेलिंग इतनी बढ़ गई है, आपको नहीं अंदाजा कितनी जिंदगियां जीरन हुई हैं, कितने खानदान बर्बाद हुए, और मजीद इस वक्त भी जो है तबाही के दहाने पे है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? एक तो वजूहात ये भी हो सकती हैं कि लोग इतने मुआशी तौर पे तंग हैं कि वो नौकरियों के लिए शायद बच्चियां कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, और क्या मुहरकात हो सकती है? देखिए, एक तो यही कि इस्तेहसाल तो ये दुनिया भर में है, लेकिन वहाँ मामला ये है कि वहाँ अगर किसी ने कह दिया कि इसने हैरेस किया है या इसने मेरा जिनसी इस्तेहसाल या एक्सप्लॉयटेशन की है, तो इसका मतलब है कि वो वाक़अतन है। हमारे माशरे में बदकिस्मती से झूठ इतना ज़्यादा सरायत कर गया कि हम किसी को ये लाइसेंस नहीं दे सकते कि कोई भी बच्ची खड़ी होकर ये कहे कि जी मुझे इसने हरासमेंट की है, और हम, लेकिन चले एटलीस्ट जहाँ सबूत है, ये स्कूल का मामला है, यहाँ तो सबूत मौजूद है ना आपके पास। उसने कहा जी ये टीचर्स नहीं थी, मैं तो मेरे पर्सनल रिलेशंस वाली खवातीन थी, वो साबित हो गया कि उसके जो स्कूल की टीचर्स थी वो यूनिफॉर्म होता था एक स्पेशल उनके लिए, और वो यूनिफॉर्म में वो बच्चियां वहाँ पे आ रही थी, और उसका तो उसको लटकाए ना उल्टा, पूरी कौम को पता हो कि इस तरह का काम करने वाले लोगों का अंजाम क्या होता है। तो जब तक आप इबरत की मिसालें कायम नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि शायद चूंकि कानून किसी भी मामले में, आप और मैं भी शायद कभी सोचें कि यार हम कहीं फंस जाएंगे, तो हमें अंदाजा कि यार या तो पुलिस वालों को मैनेज कर लेंगे, यार या वकील से कोई कर लेंगे, यार फलां से सिफारिश करवा लेंगे। भावलपुर यूनिवर्सिटी का वाकया सबके सामने है, उसके ऊपर आपने बड़ी तहकीक की और उसके ऊपर आपको थ्रेट कॉल्स भी आई, तो अब वो थ्रेट कॉल्स का मामला कहाँ तक पहुंचा? अब तो यार वो डिफ्यूज हो गया, अब मेरे ख्याल वो थ्रेट कॉल्स की वजह आपने उसका तो फॉलो अप लिया या बस? मैंने लिया। देखिए, उसमें इतना बदकिस्मती से प्रोपेगेंडा बढ़ गया ना कि आपको, अब आप सच बोलते हैं, आप सोचते हैं कि सच की तो कोई वक़्त नहीं है। मसलन मुझे कहा गया और एक खबर चलवा दी गई कि इकरारुल हसन जुडिशल कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। बिल्कुल। और जुडिशल कमीशन ने उस पूरे वाक़े को बेबुनियाद करार दे दिया। अनीब, सैटरडे को जुडिशल कमीशन जो सरदार साहब पर मुश्तमिल था, जो यक रुकनी कमीशन था हाई कोर्ट का, सैटरडे को वापस आया बहावलपुर से, संडे को ये खबर चल गई है। अब मुझे बताएं, वो जो जस्टिस साहब थे हाई कोर्ट के, क्या उन्होंने किसी को बताया कि मैंने बेबुनियाद करार दे दिया है? क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट जारी की? क्या उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया? क्या कहीं, यानी जुडिशल कमीशन ने लोधरा के एक सहाफी को बुलाना था, अरेस्ट करके बुलवाया उन्होंने, और इकरारुल हसन इतना बड़ा हो गया कि हाईकोर्ट के एक जज साहब बुला रहे हैं और वो जा नहीं रहा। ठीक है भाई, उनको चाहिए। मैं तो 3 बार बुलाया आपको। मैंने कहा कि मेरा भाई सर कलम कर ले अगर ये बात साबित हो जाए कि मुझे किसी ने कोई मैसेज किया और मैंने वो रिसीव किया, मुझे किसी ने कोई कॉल किया और मैंने वो रिसीव किया, मुझे कोई नोटिस मिला और मैंने वो रिसीव किया, कोई समझ में। बात तो आप कोई भी कह दें यार, हवा के किसी को नहीं पेश हुआ। तो कहां तक पहुंची है वो बात? आप पे थ्रेट आ रहे थे, उसके बाद आपने उसका फॉलो अप किया? मुझे लगता है थ्रेट नहीं, अब तो बाकायदा अमली कार्रवाई करेंगे वो। अच्छा। नहीं, जाहिर मतलब वो जो तूफान से पहले की खामोशी है वो मुझे लग रहा है, लेकिन अल्लाह मालिक है, इस तरह के बड़े मामला हमने फेस किए हैं। लेकिन कि जी वो पता नहीं बेच दिए सबूत। मैंने भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पेश की अपने वीलॉग के अंदर कि भाई इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पे वलीदा चीमा का नाम है, आइस की लेन देन में भी, आइस की पार्टीज में भी और आइस के इस्तेमाल में भी। डिनाई करे कोई उसको, मैं और क्या करूं इसके अलावा? नहीं, देखिए, लोग समझते हैं हम रियासत हैं, लोगों को लगता है मैं जाऊं गिरबान से पकड़ के हवालात के अंदर फेंकूं, और लोगों, भाई मैं ये मेरा काम रिपोर्ट करना, मैंने वो रिपोर्ट किया। अगर उसमें कोई सकूम है, उसमें कोई झोल है, उसमें कोई गलती है, मुझे बताइए, मैं उसकी सजा भुगतूंगा। साफी बात करते हैं कि जो वाइस चांसलर है उनके रिटायर्ड होने में कुछ अरसा रह गया था, उनको रिटायर्ड किया जाए, एक्सटेंशन ना मिल जाए, इस वजह सारा प्रोपेगेंडा किया गया। मैंने इस बारे में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मामला था कि क्या वो वीडियोस थी, वो वीडियोस किस तरह से बनी, उन वीडियोस तक पुलिस कैसे पहुंची, वो मैंने सारा नरेट किया। उसके पीछे देखिए, मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। जब हम सरेआम कर रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि एक इन्फॉर्मर ने आपसे रब्ता किया, उसने कहा जी ये लोग जाली करेंसी बना रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपने वहां रेड किया, हमें अब पता है कि ये आदमी उनका साथी रहा है कभी, ठीक है, और आपस में इनके इख्तलाफात थे और अल्टीमेटली इसने रेड करवा दिया इस वजह से कि मामला आपस में बिगड़ गए। मुझे उस क्राइम को एक्सपोज करने से मतलब है ना, बिल्कुल, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि वो पहले इनका साथ दिया करता था और अल्टीमेटली अगर उसने एक अच्छा काम किया है और भले अपनी जाती इनाद में किया, लेकिन एक सोशल क्राइम या एक सोशल ईवल एक्सपोज हुई है, मेरे नजदीक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे नजदीक मुहर्रिकात की किस वजह से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपोज हुई एक चीज
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इकरार भाई, मैं अपना एक बताना चाहता हूँ, शायद जो मैं आपके बारे में सोचता हूँ, प्लीज बताएं। ठीक है? अच्छा, कि आपने मुझे अब गलत या सही साबित करना है जी। मैं ये समझता हूँ कि आपने जितने भी केसेस पे पिछले कुछ अरसा में बात की है, वो उन केसेस को आप एंड पे जाकर आपकी अगले बंदे से कुछ सुलह हो गई, कुछ कॉल पे डिस्कशन हो गई, जैसे इमरान रियाज खान वाला मामला था, आपने कॉल पे बात कर ली है, दोनों की सेटल डाउन हो गया, चलो यार कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर ये पीटीए वाला मामला था, उसके बाद जो भावलपुर यूनिवर्सिटी वाला वो भी आपने छोड़ दिया। जो आप एंड पे जाके इन मामला को छोड़ देते हैं, क्या इसकी वजह से तनकीद ज्यादा नहीं होती? नहीं, लोग समझते हैं। चले इसका आपसे अब एक मिसाल ले लेते हैं, भावलपुर का वाकया। आपके ख्याल में उसका एंड मुझे क्या करना चाहिए था? जो रिपोर्ट्स आपके पास थी, जो आप कह रहे थे मेरे पास सबूत मौजूद है, क्या आप रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर सकते? मैंने कर दिया ना, मैंने आपसे अर्ज किया। अगर आप वो वीलॉग लीगल तौर पे अदालतों में नहीं जा सकते थे? नहीं, देखिए वो भाई, ना तो मैं वकील हूँ ना मैं एनजीओ पर किसी सहाफी का। मुझे इमरान रियाज भाई पर सबसे बड़ा एतराज ये था कि वो ये कहते थे कि हम इनको ये नहीं करने देंगे इस मुल्क। भाई मेरा काम ये, मैंने शायद हम जब लास्ट नशिस्त हुई थी तब भी हमने ये कहा, सहाफी का ये काम नहीं है कि मैं इसको ये नहीं करने दूंगा, मैं इसको ये नहीं होने दूंगा। मेरा काम है रिपोर्ट करना, ठीक है? मेरा काम नहीं है भाई। इदारे फिर किस लिए इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं? अगर मैंने अदालत बनना है, मैंने वकील बनना है, मैंने केस लेके जाना है, मैंने प्रोसिक्यूशन बनना है, फिर खत्म करने बाकी सारा बजट मुझे दे, मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूं। मेरा काम है अनीब, और आप भी ये समझ लीजिए, और जितने हमारे, रिपोर्ट करना। मैं फिर लोग तवक्को ये करते हैं कि मैं अदालत में घसीटूं उसको, मैं उसको फांसी लगवाऊं। मेरा ये इससे आपकी साख नहीं खराब हो रही? कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम नहीं है इकरारुल हसन के जिस पे हर बंदा यकीन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमने कभी भी ये नहीं किया ना अनी। हमारा तो आप शुरू में देख लीजिए, कभी भी जहां पे उसको एक्सपोज किया, इदारे के हवाले किया, उसके बाद मैंने हर प्रोग्राम में बताया कि ये आदमी वापस काम कर रहा है अपनी जगह पे पहुंच के। मैंने हर प्रोग्राम में बताया कि ये दोबारा से रिश्वत ले रहा है। मैंने फिर ये बताया कि इसने जो है ना जाली अमल ने अड्डा अपना दोबारा से खोल लिया। भाई वो बंद करवाना, मैं कोई पुलिस हूँ, मैं कोई रेंजर्स हूँ कि मैं जाके उसको उठा के जो है ना वहां से बाहर फेंक दूं? मैंने रिपोर्ट किया, मैंने इदारों को बता दिया, मेरा काम खत्म हो गया। बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जज साहब से तवक्को करते हैं कि वो पुलिस भी बन जाए, वो आर्मी भी बन जाए, वो पॉलिटिशियन भी बन जाए। हम सहाफियों से भी यही तवक्को कर, सारे एक दूसरे का काम कर रहे हैं। यही जो एक्टिविज्म, जो हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, मुझे लगता है ये जर्नलिस्टिक एक्टिविज्म जो है, इसको भी हमें अल्टीमेटली खत्म करना चाहिए। क्योंकि मेरा काम रिपोर्ट करने से ज्यादा नहीं है, मुआशरे को बताना मेरा काम है, इदारों को मुतनब्बे करना मेरा काम है, वो मैंने कर दिया। अब लोग अगर ये तसव्वुर करें कि मैं जाता वलीदाद चीमा साहब को जेल के अंदर डाल के तस्वीर बना के सेल्फी पोस्ट करता कि जनाब ये मैंने इसको, दिस इज नॉट, मेरा काम नहीं है। इतनी तनकीद से थक नहीं जाता? नहीं, अब नहीं। अल्लाह ने कि मोहब्बत उससे भी ज्यादा मिल जाती है। नहीं, मोहब्बत बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तनकीद तो मुझ पे हमेशा से, मुझे नहीं पता, अब तो शायद ट्विटर की वजह से लोगों को ज़्यादा अंदाजा होना शुरू हो गया। मैंने तो वो चीज़ें बर्दाश्त की आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देना शुरू करता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम किया बहुत इब्तिदा में एक मजहबी मौजू के ऊपर। उसमें एक मजहबी फ़िरका जो पाकिस्तान का सबसे तगड़ा और ख़तरनाक फ़िरका तस्वुर किया जाता है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने आके पूरे शहर में वॉल चॉकिंग कर दी इकरारुल हसन को कत्ल करो। कराची में? जी, ठीक है, ये 2012 की बात बता रहा हूं। तो कराची और ऊपर से वॉल चॉकिंग 2012 की बात बता रहा हूँ। फिर उसमें उन्होंने हमारे दफ्तर के बाहर आके मोटरसाइकिलों को आग लगा दी, घेराव कर लिया दफ्तर का। ये 2012 से शुरू हुआ। फिर उस वक्त उज़ैर बलोच, उनका मैंने इंटरव्यू किया, लियारी का गैंग वॉर अपने उरूज पर था। बिल्कुल। और उस वक्त उज़ैर बलोच भी अपने उरूज पर थे। मैं जब गया तो एक फुटबॉल स्टेडियम था, वहां पे उनके पास इतने हजारों लोग और हजारों की तादाद में असलहा, और वो असलहा जो आप और मैंने शायद हॉलीवुड मूवीज में ना देखा हो। अब वहां पे जाहिर है मैं नया एक बिल्कुल प्रोग्राम करने वाला, तो मैंने, और मेरे लिए बड़ा वो स्कूप था उस वक्त कि मैं गया हूँ उज़ैर बलोच का इंटरव्यू, बड़ी खबरों में थे वो। तो मैंने उनसे कहा उज़ैर भाई ये बताएं उज़ैर भाई, अब मैं उसको क्या बोलूँ, और उसके अलावा के इर्द गिर्द उसके इतने वेपन वाले लोग हैं। मैं जब वापस आया तो मुझे क्योंकि दोस्तों ने बुला लिया और मुझे उन्होंने खून की और वो उसकी तस्वीरें दिखाई कि हम ये होता है, हमारे लोगों के साथ भी होता है, फिर हम भी करेंगे कि आप उज़ैर भाई कहते रहे एक दहशतगर्द को। ठीक है, अब वो नाराज, वो वाला, आपने बताया हम अल्ताफ भाई भी कहते हैं जी, वो हमने नहीं, वो अल्ताफ भाई उनका मुआज़ना कोई, वो सारे प्रेशर्स हमने फेस किए। फिर सिंध असेंबली हुआ तो पूरी पीपल्स पार्टी, पूरी सिंध हुकूमत मेरे खिलाफ थी, पूरी पुलिस फोर्स मेरे खिलाफ थी। मुझे जो है ना वो 6 थानों की पुलिस ने आरामबाग थाने में रखा हुआ था, वहाँ पे 6 SHOs थे जो लाए गए थे। सारी रात जो है ना हवालात में हमारे साथ नशे छोड़ दिए जाते थे, पूरा भर देते थे, हम बैठने की पोजीशंस में होते थे। फिर ख्वाजा साद रफीक 2014 की गालिबन बात है, हमने रेलवे पे एक प्रोग्राम किया, इन्होंने हम पे FIR करवा दी। तो पूरी मैं आपको ज़ैनब कत्ल केस की मिसाल दे रहा हूँ। तो तनकीद तो मुझे तो अब पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि ज़्यादा हो गई है, शायद इसलिए। इकरार भाई, आप पे एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप सिर्फ एक सियासी जमात को तनकीद करने
निशाना बनाते हैं, बाकी सियासी जमातों के लिए बनाते मैं आपसे बात करता हूँ, अभी ट्विटर खोल लेते हैं और जो लोग देख रहे हैं वो भी अभी ट्विटर खोल लें, पिछले 5 दिन की मेरी ट्वीट्स देख लें। अच्छा, आपको तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद मिलेगी, तहरीक इंसाफ की हिमायत में भी ट्वीट्स मिलेंगी। अच्छा, आपको नून लीग पर भी तनकीद मिलेगी, और नून लीग की अगर थोड़ा सी कम ही होगी, लेकिन अगर कोई अच्छाई होगी, क्यों कम है? देखिए ना, अब यही लोग जानना चाहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना रेलेवेंट है ना अनीब। अच्छा, इमरान खान साहब यहाँ मौजूद थे, जवान पार्क हो रहा था, उनकी गिरफ्तारी, उनकी रिहाई, उन पर पर्चा, उन पर मुकदमात, उनके साफी अंदर, उनके तो जो चीज जो पॉलिटिकल पार्टी रेलेवेंट होगी, जो डिस्कस हो रही होगी, वो उस पर ज्यादा बात होगी। अब एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो भाग के बाहर चले गए पाकिस्तान के, ठीक है, अब उनके बारे में कितना आप कहोगे कि पाकिस्तान वापस आ जाए? अब यही बात है ना कि आ जाए भी पाकिस्तान वापस, अब कितनी बार बात दोहराएंगे आप? अब वो इररेलेवेंट है, वो मीडिया टॉक्स नहीं कर रहे हैं, उन पे कोई पर्चा नहीं है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है, वो कोई जलसा नहीं कर रहे हैं, तो जब वो एक्टिव ही नहीं है तो उनके बारे में कितनी बात कर लेंगे? उनके पीछे पार्टी तो मौजूद है, मरीम नवाज तो मौजूद है, वही बात है। अब आप 16 महीने आप इमरान खान उनके हवाले से जितनी बात हो सकती है, मरीम नवाज में तो कोई मुआवजा ही नहीं है। जमात के हवाले से बात नहीं, दोनों शख्सियात की कद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस वक्त जमात का भी कोई मुआवजा नहीं है। यानी मैं फिर कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से मुकम्मल इख्तलाफ, लेकिन तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का कोई जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में शायद इतनी पॉपुलर जमात कोई नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना आपको मिलता है। मुझे लगता है प्यार भी मुझसे, पीटीआई वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपको बड़ी दयानतदारी से बता रहा हूं। आपसे प्यार करते हैं, मैं आपको बहुत दयानतदारी से बता रहा हूं, मैं आप बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं कि मुझे पता है वो कितना प्यार करते हैं, और शायद उनको ज्यादा तकलीफ होती है जब मैं कोई तनकीदी बात करता हूं कि यार ये आप इनको नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल इमरान रियाज भाई वाला मामला था। यानी बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो माजी में कुछ कहा करते थे, हाल में कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इमरान रियाज की ज़ात से एक उन्स था हमेशा से। तो तहरीक इंसाफ वाले मुझे यकीन है कि मुझसे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आज सोचता हूँ ना कि मैं क्यों इतना इमरान भाई के बारे में वोकल था, इसलिए कि मुझे लगता है कि मुझे उनसे तवक्कुआत थी। आपको मैं कभी इमरान भाई इजाज़त देंगे तो मैं मैसेजेस दिखाऊंगा आप सारे जूनियर सहाफ़ियों को, जब मैं ये कहता था कि इमरान भाई यार इन लोगों की लिस्ट में मैं आपको नहीं देखना चाहता। कुछ जो जर्नलिस्ट थे ना जो उस वक्त बड़े जाली किस्म के इनकलाबी बने हुए थे। अच्छा। तो मैं उनको मैसेज करता था व्हाट्सएप पे, यार भाई यार आप इनके साथ जिंदा रहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका नाम इनके साथ याद रखा जाए, तो मेरी तवक्को थी ना उनसे। बिल्कुल। तो तवक्को जब होती है या प्यार होता है या आपको उनसीयत होती है तो फिर आप ज्यादा भी आप उन पे करते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले आप शुगल में बढ़ भी जाती है बाज़ औक़ात, मामला जो है लड़ाई का ब्लॉग तक चले जाते हैं। तो अनब्लॉक हो गए हमें? नहीं, वो उनके पास अभी ज़ाहिर है हमने सबने ये सजेस्ट किया और उनकी फैमिली भी ये समझती है और हमने उसको एंडोर्स किया सारे जितने भी अहबाब हैं कि उनको अभी सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। अच्छा, कुछ दिन पहले अगेन आप पे तनकीद का एक कह लें कि एक वो शुरू हो गया कि आपने ट्विटर पे एक ट्वीट की थी मार बच्चे के हवाले से, अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता करे, तो वो भी आपने लिखा था कि सियासत ना की जाए। तो सियासत कौन कर रहा था? भाई वो तमाम अहबाब सियासत कर रहे थे जो बगैर किसी कंफर्मेशन के दोनों तरफ से, यानी मिसाल के तौर पर वो अभी जो सियासत कर रहे थे कि जो कह रहे थे कि जी उनकी मुलाकात हो गई थी वालिद से अपनी बच्चे की जिंदगी में, और वो भी सियासत कर रहे थे जो कह रहे थे नहीं हो गई। यानी जब तक आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है या जब तक किसी खानदानी सोर्स ने कोई बात नहीं की है और आप सिर्फ हवा में तुक्के मार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे की लाश के ऊपर, मैं अपना पॉइंट अनटिल कि मुझे कंफर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको मैं मिसाल देता हूं, बाद में क्या इसको सियासत नहीं कहेंगे आप कि वो एक कब्र लगा के एक बच्चा था उसके ऊपर और वो कहा गया कि जी अम्मार का छोटा भाई कह रहा है कि जी मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा, उसका नाम भी कुछ सालार करके, ठीक है, और वो कब्र नहीं थी उस बच्चे की। इस तरह का झूठ किसी लाश के ऊपर फैलाते हुए आप हकायक पर बात कीजिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए उस बच्चे की लाश का सहारा ले रहा है और झूठ का सहारा ले रहा है, वो सियासत है, वो दोनों तरफ से हो रही थी। वो उसके बाद भी बदकिस्मती से हुई, किसी ने कहा कि जी वो भी तमाम लोग सियासत कर रहे थे जिन्होंने उसके बच्चे की रिपोर्ट दिखा के कहा कि जी बच्चे को बचपन से बीमारी थी, और वो लोग भी उसकी लाश पर सियासत कर रहे थे कि जिन्होंने बगैर तहकीक के उसको कहा कि जी नहीं ये तो सिर्फ सदमे की वजह से जाँ बाक हुआ। दोनों बातें गलत थी, बीमारी थी लेकिन सदमे ने उसको अल्टीमेट। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बगैर कंफर्मेशन के, बगैर किसी तस्दीक के बच्चे की लाश पर बात करते हुए साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो सियासत कर रहा है, और ये दोनों तरफ से हो रही थी। मुझे नहीं समझ में आई पीटीआई वालों ने क्यों उसको यानी चोर की दाढ़ी में, मैं एक सादा सा जुमला है कि अम्मार की लाश पर सियासत करने वालों पर लानत। भाई अगर आप सियासत नहीं कर रहे, अगर आपको लगता है मैं उससे हमदर्दी कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं उसके लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं, आपको लग रहा है मैं उसके इनजस्टिस के खिलाफ बात कर रहा हूं,
तो ठीक है। इकरार भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा टाइम लिया आपका। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आज का इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत कुछ आपको इकरार भाई की वो हमने सवालात किए हैं कि जो लोग तनकीद करते हैं, तो मैंने सोचा कि उनसे पूछ लूँ कि उनका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उम्मीद है आपको आज का इंटरव्यू पसंद आएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अल्लाह हाफिज़।